काव्या एक बहुत ही सीधी सादी और सरल स्वभाव की लड़की है। वो रोजाना कॉलेज जाती है और कॉलेज से सीधे घर आती है। वहीं कॉलेज के रास्ते में हमेशा कुछ बदमाश खड़े रहते हैं। वो उन पे जरा भी ध्यान नहीं देती। शालू, आज ना तू मेरे घर आ जाना, साथ में कॉलेज जाएंगे। अरे ना बाबा ना, तेरे घर के रास्ते में बड़े बदमाश लोग रहते हैं। नुक्कड़ पर देखा कैसे खड़े रहते हैं, हर आती जाती लड़की को छेड़ते हैं। मैं नहीं आऊंगी वहाँ। आ जाना, कुछ नहीं होगा। वहीं शालू जब काव्या से मिलने उसके घर जा रही होती है, तभी नुक्कड़ पर खड़े लड़के उसे छेड़ने लगते हैं और काव्या की उनसे बहस हो जाती है। वहीं कुछ ही देर के बाद जब शालू काव्या के घर पहुंचने ही वाली थी, तभी उस पे कोई ऐसा फेंककर चला जाता है, जिस कारण शालू वहीं पड़ी दर्द से तड़पने लगती है। शालू को कितना समय हो गया है, अभी तक क्यों नहीं आई? फोन भी नहीं लग रहा। मैं ही जाकर देखती हूँ। तभी काव्या जब घर से निकलकर अगली ही गली में पहुंचती है, तो उसे शालू वहां पे दर्द से तड़पती हुई मिलती है। उसका चेहरा एसिड की आग से झुलस गया था। ये तेरे साथ किसने किया? पता नहीं, मोड़ पर मुझसे कुछ लड़कों की बहस हो गई थी, उसके बाद ये सब हुआ। लेकिन वो कौन था मुझे नहीं पता। इसके बाद काव्या शालू को हॉस्पिटल ले जाती है और वहां पर शालू का बहुत दिनों तक इलाज होता है। बेचारी शालू का जीवन कुछ ही पल में बदल गया था। अब वो कहीं भी आ जा नहीं सकती थी। महीनों बेड पर ही गुजर जाते हैं। उसका चेहरा पूरी तरह से जल चुका था। वहीं इस घटना से काव्या को भी थोड़ा सा झटका लग गया था, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाती। वहीं एक दिन काव्या नोटिस करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और धीरे धीरे ये उसके साथ रोजाना होने लगता है। माँ, रोजाना घर से कॉलेज के रास्ते कोई मेरा पीछा करता है। कुछ नहीं बेटी, तेरा वहम होगा। और अगर कोई पीछा करता भी है तो क्या हुआ, हम आवाज नहीं उठा सकते, वरना हमारी ही बदनामी होगी। देखा ना शालू के साथ क्या हुआ है। माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हो? सही ही तो कह रही हूँ। चुपचाप खाना खा और कल से मुंह बंद कर कर कॉलेज जाना। अब काव्या रोजाना मुंह बंद करके कॉलेज जाने लगती है, लेकिन फिर भी वो लड़का काव्या का रोजाना पीछा करता है। फिर एक दिन, तुम कौन हो और क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? अरे मुझे तुम पसंद हो इसलिए। चले जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को बता दूंगी। ये लो ये खत, सोच समझ कर जवाब देना। फिर काव्या वो खत लेके फेंकने ही चाहती है कि कुछ सोच कर अपने पास रख लेती है। माँ देखो, आज उस लड़के की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने मुझे खत दिया है। तभी माँ खत खोलकर पढ़ने लगती है। सुन काव्या, तू मेरे को बहुत पसंद है। मेरी बात मान, मुझसे शादी कर ले। रानी बनाकर रखूंगा। मेरा घर है एक कमरे का, ढेर सारी मुर्गियां हैं मेरे पास, और म्यूनिसिपैलिटी बाथरूम के पीछे वाली सारी जगह मेरी है। मैं तेरे नाम कर दूंगा। बस एक बार मुझसे शादी कर ले। और सुन, अगर तूने शादी नहीं की तो मैं तेरे चेहरे पर भी एसिड डाल दूंगा, जैसे शालू के साथ किया था। ये देखकर दोनों बिल्कुल हैरान हो जाती है और काव्या की माँ तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करती है, जिसके बाद पुलिस रामू का पता लगा के उसे पकड़ लेती है। वहीं काव्या शालू के पास जाती है। तुझे पता है ना तेरे ऊपर एसिड किसने फेंका था? हाँ, रामू ने। तेरे घर के पास मेरी लड़कों से बहस हुई थी, लेकिन मैंने जब उन्हें पुलिस की धमकी दी तो वो वहाँ से भाग गए, और इस बहस का फायदा उठाकर रामू ने ये किया। इससे पहले उसने भी मुझे ऐसा ही खत भेजा था जैसा तुझे भेजा है, लेकिन मैं और मेरे परिवार वाले डर गए थे कि अगर हमने उसका नाम लिया तो कुछ और बुरा ना करे वो, लेकिन फिर भी बुरा हो गया। वो पकड़ा गया। अब चिंता मत कर, जब हम गलत के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाएंगे तो इंसाफ कैसे मिलेगा? शालू के घर वालों को भी यह एहसास होता है कि अगर उन्होंने सही समय पर एक्शन लिया होता तो शायद शालू की ये हालत ना होती।
इसलिए गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ना कि गलत का साथ देना चाहिए। सौतेली मां का कहर। 19 साल की चिंकी अपनी सौतेली मां मल्लिका के साथ रहा करती थी। चिंकी के पापा अंकुश ज्यादातर बिजनेस ट्रिप्स पे ही रहते थे और इसी बीच उसकी क्रूर सौतेली मां मल्लिका बेचारी चिंकी पर खूब अत्याचार करती। अरे ओ कलमुही, पनौती कहीं की, सुबह से शाम हो गई है लेकिन अभी तक घर की पूरी सफाई नहीं हुई है तुझसे। माफ कीजिए, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए ना, या फिर पापा से कहिए ना। बकवास बंद करिए, तू चाहे कोमा में भी चली जाए ना, तब भी मैं तुझसे बर्तन घिसवाऊंगी। चल काम पर लग जा, वरना मैं तुझे खाना तक नहीं दूंगी। लेकिन लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। मल्लिका कुर्सी उठाकर चिंकी पर पटक देती है, जिससे उसे काफी चोट आती है। हाँ, नहीं। चल चल अब रोना धोना बंद कर और मेरी ईशा के लिए सैंडविच और कोल्ड कॉफी बना, वो अभी कॉलेज से आती ही होगी। चिंकी की मां गीता की मृत्यु एक एक्सीडेंट के कारण हुई थी, जिसके बाद उसके पिता अंकुश ने मल्लिका से शादी कर ली, जिसकी पहले से ही एक 18 साल की बेटी थी जिसका नाम था ईशा। अंकुश ने ईशा को भी अपनी बेटी के जैसे ही मान लिया था, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि उसके पीठ पीछे क्रूर मल्लिका उसकी बेटी के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रही थी। एक दिन जब चिंकी पोछा लगा रही होती है, तभी मल्लिका अचानक से आती है और फिसल कर गिर पड़ती है। उई माँ, मर गए रे। अरे नासपीटियों की नासपीटी, बेवकूफ कहीं की, पानी में फिनाइल डाला है ये तेल। रुक जा, तुझे अभी पोछा लगाना सिखाती हूँ। ये लो माँ, इस डंडे से इसकी अच्छी से धुलाई करो। मल्लिका डंडे से बेचारी चिंकी को खूब मारती है और उसके बदन पर मार के निशान भी आ जाते हैं। जब जब अंकुश उसके सामने आता है, वो उन सारे निशानों को छुपा देती है। एक रात, अंग लगा दे रे, मोहे रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे। ओ माई हनी, आज तुम इतने टाइम बाद फ्री हुए हो, आज तो हम रात भर रोमांस करेंगे। यस बेबी, मेरे सूखे रेगिस्तान जैसे दिल की प्यास बुझा दो, आज की रात तुम्हारे और मेरे नाम। मल्लिका और अंकुश दोनों रोमांस कर ही रहे होते हैं कि तभी चिंकी के चीखने की आवाज सुनकर अंकुश फौरन उसके पास जाता है और देखता है कि चिंकी को स्टूल से गिरने के कारण बहुत गंभीर चोट लगी है, इसलिए वो रात भर उसके पास ही बैठा रहता है। अगले दिन, इस मनहूस चिंकी की वजह से मेरे और अंकुश के रोमांस की दास्तां अधूरी ही रह गई, लेकिन मैं आज इसे छोड़ूंगी नहीं। आज तो इसे मैं दिखा ही दूंगी कि सौतेली माँ का कहर किसे कहते हैं। मल्लिका चिंकी के पूरे कमरे में करंट फैला देती है, जिससे चिंकी को करंट लगता है और वो दर्द से करहाने लगती है। हाँ, मुझे बचाइए मल्लिका आंटी, मुझे बचाइए। लाचार चिंकी अपनी सौतेली माँ का अत्याचार सहती ही रहती है और किसी को कुछ नहीं बताती। अंकुश भी काम के सिलसिले में उलझा हुआ होता है और वो भी अपनी बेटी के दुख को भांप नहीं पाता। एक दिन मल्लिका ठान लेती है, बस इस चिंकी का भी आज मैं वैसे ही खेल खत्म करूंगी जैसे मैंने इसकी माँ का किया था। मैंने ही उसका एक्सीडेंट करवाया था ताकि उसकी मौत के बाद मैं अंकुश को पा सकूं और उसकी दौलत शोहरत पर मेरा राज हो। हेलो, सुनो, वो लड़की, उसने लाल रंग का ड्रेस पहना होगा, चौक से बाहर निकलते वक्त उसका एक्सीडेंट कर दो। चिंकी चुपके से ये सब सुन लेती है और उसके होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब मल्लिका आंटी ने ही मेरी माँ को मरवाया था और आज तो मेरा लाल वाला ड्रेस ईशा पहन कर गई है। कहीं गुंडे गलती से उसे ही न ठोक दे। नहीं, मुझे ईशा की जान बचानी होगी। चिंकी अपने पैर पर लगी चोट के बावजूद तेजी से भाग भागकर पार्क की ओर जाती है, लेकिन अफसोस तभी गुंडे ईशा को चिंकी समझकर उसका एक्सीडेंट करके चले जाते हैं और ईशा सड़क पर खून से लथपथ पड़ी होती है।
ईशा, ईशा उठो, आंखें खोलो ईशा। चिंकी अपनी सौतेली बहन ईशा को एक ऑटो रिक्शा में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। वक्त पर पहुंचने के कारण ईशा की जान बच जाती है। ईशा के ठीक होने के बाद वो अपनी सगी मां मल्लिका के पास नहीं जाती। मैं आप जैसी कठोर और निर्दय माँ के पास नहीं आऊंगी। जिस चिंकी पर आपने इतना अत्याचार किया, आखिर उसी ने मेरी जान बचाई। आपने तो इस बेचारी की माँ को भी मरवाया था। तुमने बहुत बुरा किया मल्लिका, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलकर रहेगी। पुलिस आकर मल्लिका को गिरफ्तार करके ले जाती है और इसके बाद ईशा, चिंकी और अंकुश तीनों हंसी खुशी साथ रहते हैं और एक सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। रमा और नंदा दोनों ही देवरानी जेठानी थी। उन्हें हमेशा से ही खुले में नहाने का बड़ा शौक था। शादी के बाद भी वो आए दिन खुले में नहाने जाया करती थी। एक दिन, अरे ओ नंदा दीदी, क्या कर रही हो? बस घर का सारा काम हो गया, नहाने जा रही थी। तो चलो आज साथ में नहाते हैं। अरे कैसी बात करती हो तुम, और हम एक ही बाथरूम में साथ कैसे नहाएंगे? मुझे शर्म आती है। तुम मुझसे कब से शर्माने लगी? छी छी, कैसी बातें करती हो। मैं तो बस अपने पति के सामने उस तरह नहा सकती हूँ, बाकी किसी के सामने नहीं बाबा। अरे यार, कभी तो नॉर्मल इंसान की तरह सोचा करो। जब देखो तब ध्यान बस वही जाता है तुम्हारा। मैं तो तालाब में नहाने की बात कर रही हूँ, एक ही बाथरूम में नहीं। अच्छा चलो ना, चलते हैं। बहुत दिन हो गए तालाब में नहाए हुए। फिर दोनों तालाब में नहाने चली जाती हैं। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। और तालाब में डुबकी लगाना चाहिए। रामू, ये क्या बदतमीजी है? देख नहीं रहे हम यहाँ नहा रहे हैं? चल जा, भाग यहाँ से। शर्म नहीं आती ना तुझे? अरे जब तुम्हें दिखाने में शर्म नहीं तो हमें देखने में क्या शर्म? खुले में तुम नहा रही हो और मुझे कहती हो शर्म करने को, हैं? भाग जा, वरना पत्थर मार के आँख फोड़ दूंगी तेरी। अरे अरे, मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। चल जा, भाग यहाँ से। आया बड़ा बदलू राम। फिर एक दिन दोनों अपने अपने घर का सारा काम करके बैठकर गप्पे मार रही होती हैं। देख टीवी पर कितने मस्त गाने आ रहे हैं, चल डांस करते हैं। मेरे पास ना अपने टाइम की स्कर्ट और क्रॉप टॉप रखे हैं, चलो आज हम रील बनाते हैं। कॉलेज पहन कर जाती थी ना वो ड्रेस? हाँ यार वही, सास से छुपा कर रखी है, देख ली तो जान खा जाएंगी। फिर रमा वो ड्रेस लेकर आती है और दोनों डांस करते हुए, आरे प्रीतम प्यारे, बंदूक मना तो गोली मारे। आरे प्रीतम प्यारे, सब आग मेरी चोली में तोरे। जरा हुक्का उठा, जरा चिल्लम चला, पल्लू के नीचे छुपा के रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो। पल्लू के नीचे छुपा के रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो। तभी सास वहाँ पे आ जाती है। अच्छा, क्या छुपाया है बता दो जरा। ऐसे दो थप्पड़ लगाऊंगी ना दोनों को, अकल ठिकाने आ जाएगी। उल जलूल हरकतें करती हो बस। और ये क्या पहन रखा है दोनों ने? कुछ नहीं, हम बस रील बना रहे थे माँ जी। जाके साड़ी पहन कर आओ, नहीं तो दोनों पर लाठी बरसाऊंगी। इसके बाद दोनों चेंज करके आती हैं। साड़ी में कितनी गर्मी हो रही है आज। हाँ ना, शॉर्ट्स में कितना कंफर्टेबल था। तालाब का पानी अभी कितना ठंडा होगा। चलो ना नहा कर आते हैं। इसके बाद दोनों तालाब में नहाने चली जाती हैं। अब धीरे धीरे दोनों रोजाना तालाब में जाती हैं, जिससे उनके खुले में नहाने की आदत हो जाती है। वहीं गांव वाले इनकी इन हरकतों को देखकर बहुत सारी बातें बनाते हैं और दोनों के बारे में बहुत बुरा भला भी कहते हैं। एक दिन जब दोनों तालाब में नहाने जा रही होती हैं, उसी वक्त, अरे देखो ना बेशर्मों को, आज फिर तालाब में जा रही हैं। पटाया होगा कोई आशिक, उसी को दिखाने के लिए तालाब में नहाती होंगी। वहीं दोनों उन्हें अनसुना करके वहां से चली जाती है। और जब दोनों खुले में नहा रही होती हैं, तभी उनकी वीडियो शूट करके कोई वायरल कर देता है और उनके कपड़े भी चुरा के लेके चला जाता है। लेकिन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आधे कपड़ों में ही खरा जाती है। और वहीं गांव वाले ये सब देखकर उन्हें और बुरा भला कहते हैं। जब ये बात दोनों के घर वालों को पता चलती है तो सभी दोनों के खुले में नहाने से बहुत ही गुस्सा होते हैं और पाबंदी जताते हैं।
लेकिन दोनों किसी की भी नहीं सुनती हैं। हम तो खुले में ही नहाएंगे, जिसे जो करना है करे। हाँ हाँ, जितनी भी वीडियो बनानी है बनाए, हम तो खुले में ही नहाएंगे। फिर एक दिन जब दोनों तालाब में नहा रही होती हैं, तभी एक शेर वहां पे आ जाता है और दोनों को दौड़ा लेता है। दोनों बेचारी जल्दी से जान बचाकर वहां से निकलकर घर को भागती हैं। जान तो बच जाती है, लेकिन दोनों आधे कपड़ों में ही घर तक आई थी, जिससे गांव में उनकी बची कुची इज्जत भी चली जाती है। वहीं दोनों अब कान पकड़ लेती हैं कि अब कभी भी खुले में नहीं नहाएंगी और दोबारा तालाब की तरफ मुड़ के देखेंगी भी नहीं। थैंक यू राजा, आज तू नहीं होता तो ये दोनों कभी नहीं सुधरती। अरे सही कह रहा भाई राजू, धन्यवाद। मैंने कहा था ना, अच्छा सबक सिखाऊंगा। उर्फी छोटे शहर में पली बड़ी लड़की थी। भले ही वो छोटे शहर की थी, लेकिन उसके ख्वाब बहुत बड़े थे, जिस कारण उसकी शादी हो जाती है बड़े शहर के रौनक से, ससुराल में। बहू, ये ले, ये कपड़े पहनकर नीचे आजा, आज तेरी मुंह दिखाई है। ठीक है माँ जी। ये भी कोई कपड़े हैं? मैंने सोचा बड़े शहर में शादी हो रही है तो मॉडर्न ख्यालात वाले लोग होंगे, लेकिन ये तो मुझे साड़ी में ढककर रखना चाहते हैं। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वहीं शाम को उर्फी मच्छर वाली कॉयल की ड्रेस बनाकर पहन के सबके सामने चली जाती है। ये क्या बेशर्मी है बहू, जो साड़ी दी थी वो कहाँ गई? माँ जी, मैंने कभी भी इतने ढके हुए कपड़े नहीं पहने। मुझे ना उसमें बड़ी उलझन होती है, इसलिए मैंने ये पहन लिया। यहाँ तो हम मुंह दिखाई करने आए थे, लेकिन यहाँ तो सर से लेकर पैर तक सबको साफ साफ दिख रहा है। सही कहा बहन, जो चीज ढक कर रखनी चाहिए उसे तो ये बेशरम खोल कर दिखा रही है। जाने कैसी बहू लाई है किशोरी जी। हाँ, चलो बहनों। फिर सभी औरतें वहाँ से चली जाती हैं। कुलक्षणी, नाक कटा दी मेरी। मैंने सोचा था कि छोटे शहर की लड़की लाऊंगी तो संस्कारी होगी, लेकिन यहाँ तो संस्कारों का दूध माथा बनाकर पी गई है ये। मेरी भी एक्सपेक्टेशन कुछ इसके अपोजिट ही थी। खैर, सासू तेरी साड़ी के पीछे पीछे पीछे, हाजी तेरी सोच के काटा लगा। ओई माँ, ओई माँ, ओई माँ। सास ससुराल में पहले ही दिन बहू की यह हरकत देखकर सर पकड़कर बैठ जाती है। रात में, अरे बेबी, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आया था, यहीं रखी थी, पता नहीं कहाँ गई, मिल नहीं रही। तुमने उठाई है क्या? तभी उर्फी अपने बूब्स पर आइसक्रीम के कोन लगाकर वहाँ आती है। उर्फी, उर्फी की जवानी, आई एम टू सेक्सी फॉर यू, मैं तेरे हाथ ना आनी। यस 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 यस, आई एम उर्फी, उर्फी की जवानी, आई एम सो हॉटी फॉर यू, मैं तेरे हाथ ना आनी। अरे हाथ नहीं, गले में फंदे की तरह लग गई हो, ये क्या हरकत है? बेबी, बहुत गर्मी हो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी आइसक्रीम से ठंडी हो लूं। और हमारा दिमाग गर्म कर दो। फिर पति हॉल में जाके बैठ जाता है। घर में छोटे शहर की बहू लाई, सोचा सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन इसे तो तांडव करने का शौक है। कपड़ों से बटन ढकना तो इसे आता ही नहीं है। बस नंगी घूमने को कह दो और तू क्या, तू बैठकर बस सुनता रहेगा या कुछ बोलेगा भी? अरे मैं लाचारा बेचारा बोलूं क्या, जिसकी बीवी निकली आवारा। अब उर्फी आए दिन उल जुलूल कपड़े पहनकर घर में मोहल्ले में यहाँ वहाँ घूमती रहती। एक दिन की बात है। अरे वाह, साड़ी में कितनी सुंदर लग रही हो जान, बिल्कुल परी जैसी लग रही हो। May God gives you wings। उर्फी खुशी से फूल ही नहीं समाती। बस 1 मिनट, अभी आई। तभी उर्फी एक हॉट से विंग से बनी हुई ड्रेस पहनकर वहाँ पे आ जाती है। मैं हुस्न परी, मैं जाने जहाँ, मैं सबसे हंसी, मैं सबसे जवां। हाँ निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। क्या माँ जी, गाने का कबाड़ा कर दिया। निरमा से तुझे भी धुल दूंगी। चल जा, भाग यहाँ से। बहू नहीं, सर पर तांडव करने के लिए डायन आई है मेरे घर में। इसका बदला तो जरूर लूंगी मैं। फिर एक दिन घर में कोई फंक्शन होने वाला होता है और सास ढेर सारी मिठाइयाँ बनाकर रखी होती है। उर्फी बहू, अरे ओ बहू, मैंने यहाँ चांदी के पेपर्स रखे थे मिठाई पर चिपकाने के लिए, कहाँ गए वो सारे? तभी उर्फी चांदी को अपने ब्रेस्ट पे लगाकर बाहर निकलती है। ये क्या किया उल्टा कुलक्षणी तूने?
अरे उर्फी, ये सब क्या है? ये सब तू इश्क का राजा है, मैं हुस्न की रानी हूँ। जाम हाथों से छलकने न दूंगी, राज की बातें ना किसी से कहूंगी। अब के तुम आए तो वादा है मेरा, आज मैं तुझको ना जाने न दूंगी। चांदी सा बदन तेरा, सोने सी जवानी है, तू इश्क का राजा है, मैं हुस्न की रानी हूँ। ना राजा ना रानी, अब तू बनेगी मेरे घर की नौकरानी। बनने चली थी रानी, मुझको बना दिया नौकरानी।